एवरीवन, आज का हमारा विषय है वाक्य, जो कि आपकी 9th क्लास में जो टॉपिक आ रहा है केवल वही समझाया जाएगा इसमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। तो वाक्य जो है शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे कि आप पढ़ते आ रहे हैं, आपको मालूम है कि जो शब्दों को इकट्ठा करा जाता है, जब उनका कोई ना कोई अर्थ होता है तो जो है एक वाक्य तैयार कर दिया जाता है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, या मैं आप सबको पढ़ा रही हूँ, या आप सब पढ़ रहे हैं, इनका एक कोई अर्थ है तो इसलिए वो एक वाक्य तैयार हो जाता है। तो सार्थक जो शब्द हैं वो सभी सार्थक हैं, तो वो वाक्य बन जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर वाक्य के आपको बता रही हूँ, वैसे आपका केवल अर्थ के आधार पर ही वाक्य भेद आएगा इस बार 9th में। तो आपको बता रही हूँ फिर भी कि वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वो होता है कि जो जिसके विषय में बात की जाए वो उद्देश्य होता है, जो कुछ बात कही जाती है वो सब विधेय होता है। तो वाक्य के दो भेद होते हैं, दो प्रकार के होते हैं वाक्य। पहला होता है अर्थ के आधार पर और दूसरा होता है रचना के आधार पर। 9th क्लास में आपका अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है, और 10th क्लास में जो है आपका जो है बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर जो वाक्य भेद है वो आपके 10th में आएंगे। तो आज हम यहाँ पर जो चर्चा करेंगे वो अर्थ के आधार पर जो वाक्य भेद है उनके बारे में बात करेंगे। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य भेद है देखिए वो इस प्रकार है। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मय आदिबोधक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। तो ये हमारे 8 भेद हैं अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हम चलेंगे विधानवाचक वाक्य में। तो विधानवाचक वाक्य में जो है वाक्य जो है किस तरीके का होगा, सामान्य कथन होगा उसमें, कि जो भी बात की जाएगी वो सामान्य बात होगी। देखिए यहाँ पर आपको विधानवाचक वाक्य को कथनात्मक वाक्य भी कहते हैं। तो जो है उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे कि देखिए उदाहरण, लड़कियां नृत्य कर रही हैं, या मैं बैठ गई, आप सब बैठे हैं। तो कोई सामान्य कथन है, कोई इसमें कठिनता नहीं आ रही, बिल्कुल सरल वाक्य है। दूसरा है इसमें वह बीमार है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं, और विधानवाचक वाक्य को क्या कहते हैं, कथनात्मक वाक्य भी कहते हैं, ये भी इसको कहा जाता है। फिर दूसरा है हमारा नेक्स्ट निषेधवाचक वाक्य। जैसे कि हमें निषेध से पता चल रहा है, निषेध मतलब किसी भी चीज का ना होना। तो इसकी पहचान क्या है कि अगर किसी भी शब्द में, किसी भी वाक्य में अगर नहीं, न और मत, ये इन शब्दों का प्रयोग होगा तो वो हमारा निषेधवाची वाक्य होगा। और जिसका उदाहरण देखिए, सबसे पहले घूमने मत जाओ, यहाँ पे लग रहा है ना, यहाँ पर मत शब्द लग रहा है, तो ये हमारा निषेधवाची वाक्य हो गया। और ऐसे ही फिर दूसरा है वे बाजार नहीं गए, यहाँ पर लग रहा है नहीं, इससे हमें पता चल रहा है कि ये निषेधवाची वाक्य है। इसको पहचानना बहुत आसान होता है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य में क्या होता है, देखिए यहाँ पर पहचान भी लिखी गई है कि किसमें को किस तरीके से पहचाना जाएगा, कि कोई आज्ञार्थक अगर वाक्य है तो उसमें आज्ञा दी जाएगी, या कोई निर्देश होता है, या हम प्रार्थना करते हैं। तो ये 3 चीजें आप ध्यान रखेंगे तो आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए इसका उदाहरण क्या रखा, पत्रोत्तर, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। तो इसमें क्या की गई है, कृपया कहा गया है तो प्रार्थना की गई है कि पत्र का उत्तर शीघ्र दें। पत्रोत्तर का अर्थ होता है पत्र का उत्तर, शीघ्र दें। और दूसरा है शाम तक जरूर आ जाना। दूसरे में क्या करा गया है कि दूसरे वाक्य में शाम तक जरूर आ जाना मतलब आज्ञा दी गई है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो हमारा आज्ञार्थक वाक्य है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए आगे नेक्स्ट है प्रश्नवाचक वाक्य। इसको समझना, इसको पहचानना बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें कैसे पता चलेगा, देखिए क्या, कैसे, कहाँ, कब, क्यों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और साथ में एक पहचान होती है कि उसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। इसका देखिए पहला उदाहरण है, क्या उसने झूठ बोला था। क्वेश्चन हो रहा है ना, क्या उसने झूठ बोला था। और फिर दूसरा है वे लोग कहाँ रहते हैं। ये दोनों इससे पता चल रहा है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लग रहा है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। और प्रश्नवाचक वाक्य 2 तरीके के होते हैं। एक में तो हाँ या नहीं में केवल उत्तर मिल जाता है हमारा,
और दूसरे जो होते हैं उसमें हमें लैंग्वेज बनाकर उत्तर लेना होता है, वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य की पहचान है कि दूसरे के लिए इच्छा का भाव, कि हम दूसरे के प्रति अपने मन में जो भाव रखते हैं या जो उसे आशीर्वाद वगैरह देते हैं, वो सब हमारे इच्छावाचक वाक्य में आते हैं। अब देखिए इसकी फर्स्ट है, देखिए पहला उदाहरण है, आपकी यात्रा शुभ हो। दूसरा इच्छा कर रहा है, आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो कहते हैं कि भाई आपकी यात्रा शुभ हो और यह आपकी यात्रा अच्छी बीते, आप सकुशल घर आए। तो दूसरे की इच्छा है, वो अपनी इच्छा दर्शाता है। अब नेक्स्ट इसका, अब कहीं से पैसे मिल रहे हैं, कहीं से हमें आज जरूरत है तो हमें ये रहता है, आवश्यकता है, हम अपनी इच्छा तो कर रहे हैं, आज हमें जो है पैसे मिल जाए, या आज हमारा दिन बढ़िया गुजरे, आज बारिश हो जाए, वो हम अपनी इच्छाएं तो कर रहे हैं, अपने आप तो नहीं हो रहा है, तो हम इच्छा कर रहे हैं, तो ये हमारा इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। अब आगे चलते हैं, आगे है हमारा संदेहवाचक वाक्य। संदेह, जैसे कि शब्द से ही आपको पता चल रहा है, संदेह किसी के भी प्रति शंका होनी या किसी के अंदर प्रति जो है हमें संदेह हो जाता है। तो देखिए जैसे ये है, शायद आज बारिश हो, शंका है कि शायद आज बारिश हो, मौसम खराब हो रहा है, बादल हो रहे हैं, तो लगता है कि बारिश हो या ना हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हमें संदेह है, इसलिए जो है हम उसी के अनुसार घर से बाहर निकलेंगे। फिर है, हो सकता है आज धूप ना निकले, ये भी हम संदेह कर रहे हैं, आशा का सोच रहे हैं अपने आप ही कि हो सकता है धूप ना निकले, कि आज बादल है तो धूप ना निकले, तो ये भी हमारे लिए संदेह है। जैसे कि कई बार होता है कि जाते हैं कि हाँ शायद आज वो स्कूल ना गया हो, कई बार होता है, तो वो भी एक संदेह के लिए आएगा, शायद शब्द लगते ही हमारा संदेह में बदल जाएगा। फिर है नेक्स्ट हमारा विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक के की पहचान है, देखिए आश्चर्य, अगर हमें किसी चीज को देखकर अचंभा होता है, आश्चर्य होता है, तो वो शब्द आएंगे। घृणा, कोई भी चीज देखकर हमें नफरत होती है तो हम जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, छी कितना बुरा है। और ऐसे हर्ष, बहुत खुशी होती, बहुत अधिक खुशी होनी, शोक, दुख होता है, हाय मैं मर गया, इन शब्दों का प्रयोग होगा, ओहो कितना। और एक पहचान इसकी और है कि इसमें जो है इस तरीके से ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह होता है, ये अधिकतर लगा हुआ होता है। अब जैसे देखिए पहला इसमें वाक्य था कि ओह कितना सुंदर फूल है, ये लग गए यहाँ पे निशान, ओह कितना सुंदर दृश्य है, या ओह कितना सुंदर फूल है, या वाह का प्रयोग हो गया, फिर साथ में हमारे ये निशान लगा हुआ है ओह के बाद, तो ये हमारा विस्मय आदि बोधक चिन्ह होगा, मतलब आश्चर्यजनक चिन्ह है। फिर नेक्स्ट है इसका छी, कितनी गंदगी है, तो यहाँ पे छी के बाद ये निशान मिल रहा है, कितनी गंदगी है, इस निशान से हम पहचानते हैं ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह होता है। और जो केवल जो हम ये पूर्ण विराम करते हैं, एक डंडा सा खींच देते हैं, ये हमारा पूर्ण विराम होता है, कोई भी उत्तर होता है उसके बाद इसका प्रयोग किया जाता है एक वाक्य पूरा होने के बाद, और अगर इसके नीचे बिंदी आ जाती है तो ये हमारा विस्मय आदि बोधक चिन्ह कहलाता है। तो इसकी पहचान ये है कि विस्मय आदि बोधक चिन्ह का निशान लगा हुआ मिलता है, तो विस्मय आदि बोधक। इसके बाद लास्ट है हमारा संकेतवाचक वाक्य, जहां पर शर्त पूरी करने का विधान हो, जहां पर कोई शर्त रखी जाए और वो पूरी होने की आशा हो, तो जो है वहां पर संकेतवाचक वाक्य होता है। जैसे कि इसमें उदाहरण देखिए, वर्षा होती तो अनाज पैदा होता। जो भी खेती करने वाले हैं वो सभी जो है जब फसल जो है तैयार होने वाली होती है, उससे पहले जब लगाई जाती है उसके बाद पानी डालते हैं, तो उनकी कोशिश ये रहती है कि अगर बारिश होगी तो उन्हें पानी नहीं देना पड़ेगा और फसल भी बढ़िया होगी, तो वर्षा के होने से फसल बढ़िया हो जाएगी, तो इसलिए वर्षा होती तो अनाज पैदा होता। और दूसरा है यहाँ पर, अगर वे आ जाते तो मेरा काम पूरा हो जाता। दूसरे में भी आशा की गई है कि हमें किसी से काम है, अब हम नहीं जा पा रहे हैं तो उसे ये उम्मीद रहेगी कि अगर वो हमारे पास ही आ जाता तो हमारा काम यहीं पर हो जाता, हमें जाना ना पड़ता। तो यहाँ पर भी जो है एक के होने से दूसरी काम हमारा पूरा हो जाता है। तो शर्त पूरी करने का विधान इसीलिए कहा गया है कि किसी के से दूसरा काम हमारा पूरा हो जाएगा, तो जो है वो हमारा संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। आशा है आपको वाक्य समझ में आ गए होंगे और आप पहचान लेंगे।